डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग करना। स्टाफिंग करने के बाद बारी आती है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग है क्या? डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना लोगों को, जो लोग संस्था में काम कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर सके। इसका इंपॉर्टेंस है इनिशिएट एक्शन। हमने स्टाफिंग के तहत लोग काम पे तो रख लिए, बट वो काम करेंगे कब? जब हम उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे, उनको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि काम की शुरुआत होती है इससे। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। प्रॉपर डायरेक्शन से एम्प्लॉय जो होते हैं उनके एफर्ट को इंटीग्रेट किया जा सकता है, सामंजस्य उसमें बिठाया जा सकता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का माध्यम बनता है। सही डायरेक्शन लोगों को मोटिवेट करने का काम करती है। फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेज, जो भी चेंजेज आ रहे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रॉपर डायरेक्शन के माध्यम से, प्रॉपर मोटिवेटिंग के माध्यम से। क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और यह ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंश्योर कराना। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं संस्था के या लोगों के या डिपार्टमेंट के अलग अलग, उनमें हार्मोनी लाना। यूनिटी ऑफ कमांड इस्टेब्लिश कराना। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, डायरेक्शन जो टेक्निक है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मैनेजरियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना भी आवश्यक होता है। लीडरशिप, लीडरशिप प्रॉपर प्रोवाइड कराना और फॉलो थ्रू, और फिर उसको फॉलो कराना। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के मेजर एलिमेंट क्या हैं? मेजर एलिमेंट्स में आते हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ये चारों ही डायरेक्टिंग का पार्ट है, डायरेक्टिंग का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं सुपरविजन की। दरअसल डायरेक्टिंग में यही काम किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, लीड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। सुपरविजन क्या है? सुपरविजन का मतलब होता है मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जो काम की प्रोग्रेस है, सबऑर्डिनेट्स जो काम करते हैं उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और उनको गाइड करना प्रॉपर तरीके से सुपरविजन कहलाता है। फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर जो सुपरविजन का काम करता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या करता है? फैसिलिटेट्स कंट्रोल, वो कंट्रोल को संभव बनाता है, संस्था में कंट्रोल एस्टेब्लिश कराने में मदद करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को संभव बनाता है। एक अच्छा सुपरवाइजर जो रिसोर्सेज होते हैं संस्था के, उनका सर्वोत्तम उपयोग करा पाता है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन कराना भी सुपरवाइजर का काम होता है। फीडबैक प्रोवाइड कराना मैनेजमेंट को। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना भी सुपरवाइजर का काम होता है। इम्प्रूव्स मोटिवेशन, संस्था में मोटिवेशन बढ़ाना, जो सुपरवाइजर के अंडर जो लोग काम करते हैं उसके सबऑर्डिनेट होते हैं और उनको मोटिवेट करते रहना। देन नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोगों को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। किस लिए प्रेरित किया जाता है? जो संस्था के डिजायर्ड गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। ये डिपेंड करता है उन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जो नीड है उनको सेटिस्फाई करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, अब जो मोटिवेशन की थ्योरीज है वो डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा डिफरेंट दी गई हैं, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे आज मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को। अब्राहम मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसमें उन्होंने लोगों की जो नीड होती हैं उनके बारे में बताया कि अगर उनकी नीड को सेटिस्फाई कराया जाए तो उनको मोटिवेट किया जा सकता है। और जो नीड लोगों की हैं उनका भी एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में ही हमें नीड को आइडेंटिफाई करके लोगों की नीड जो है उनको सेटिस्फाई कराना होता है। प्रॉपर सीक्वेंस जो दिया है उसको हम समझेंगे। इसके अलावा भी मोटिवेशन की काफ़ी थ्योरीज होती हैं, इनको आने वाले चैप्टर में इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक है पूरा का पूरा, जिसमें हम पूरे जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, लीडरशिप की थ्योरीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अभी आज देखते हैं
जो मास्लो ने जो नीड बताई है, मास्लो ने 5 तरह की नीड बताई हैं लोगों की। जितनी भी नीड है उनको 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। उन्होंने बताया कि जो शुरुआती नीड होती है किसी व्यक्ति की, वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, यानी कि बेसिक नीड। बेसिक नीड में वो आती हैं नीड, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जो आवश्यकताएँ होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ जो होती हैं व्यक्तियों की, इनको अगर हम सैटिस्फाई करें तो वो मोटिवेट हो सकते हैं। एक बार फिजियोलॉजिकल नीड अगर पूरी हो जाती है, तो उसके बाद अब फिजियोलॉजिकल नीड के द्वारा हम मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेफ्टी नीड, यानी कि जब किसी व्यक्ति को इतनी सैलरी मिल रही होती है कि उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, तो उसके बाद हम उसको मोटिवेट कैसे करें। अब उसकी सेफ्टी नीड पे ध्यान होगा। सेफ्टी मतलब जॉब की सेफ्टी, या उसके एनवायरनमेंट की सेफ्टी, उसके फिजिकल सेफ्टी, मॉनेटरी सेफ्टी, हर तरह की सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए लोग परमानेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। जब उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो वो चाहेंगे हमारी जॉब परमानेंट हो, हमारी जो सेफ्टी नीड है वो भी देखी जाए, हर तरह की सेफ्टी। इसके बाद आती है एफिलिएशन नीड। जब सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो हम किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, सोशल नीड को फुलफिल करके, एफिलिएशन नीड। इसके बाद एस्टीम नीड्स की बारी आती है, और इसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वो नीड होती है जो सबसे उच्च कोटि की नीड होती है, आमतौर पे जो कभी पूरी नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है। वो चाहता है कि जितना उसकी कैपेसिटी है उतना वो कर सके, और ये कैपेसिटी हमेशा एक व्यक्ति की बढ़ती चली जाती है। जिस लेवल पे पहुंचता है वो हमेशा उससे ऊपर की तरफ देखने लगता है। तो इसलिए ये टॉप पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके बाद फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब लोगों को हम मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स भी देते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं, इसमें पे या अलाउंस देना, लोगों को किसी भी प्रकार का पे, सैलरी, वेजेज। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव देना, प्रोडक्टिविटी के आधार पे इंसेंटिव प्रोवाइड कराना। बोनस देना। प्रॉफिट शेयरिंग, संस्था के जो प्रॉफिट है उसमें से एक हिस्सा देना एम्प्लॉइज को। को पार्टनरशिप, यानी कि संस्था के शेयर्स एम्प्लॉइज को देना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना। और परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स होते हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स सैलरी या वेजेज या बोनस के फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा जैसे मुफ्त में मकान की सुविधा, मुफ्त में कार की सुविधा, नौकर की सुविधा। नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब बारी आती है, कुछ ऐसे इंसेंटिव भी होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी होते हैं। मतलब लोगों को वो मोटिवेट तो करते हैं, हालांकि वो फाइनेंशियल नहीं होते हैं नेचर में। जैसे स्टेटस, जॉब का जो स्टेटस होता है लोगों का, वो भी उनको मोटिवेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी लोगों को मोटिवेट करता है। कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी जहां होती है वहां लोग ज्यादा मोटिवेट रहते हैं। जॉब एनरिचमेंट, यानी कि जो जॉब होता है, जो वर्क होता है किसी का, उसको एनरिच करना, उसको जिम्मेदारी पूर्ण जब किसी को काम दिया जाता है तो वो मोटिवेट फील करता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है उसके मुताबिक उनको रिकॉग्निशन देना, उनको इनाम देना, अवार्ड्स देना। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं उनमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराना, ये सब भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसके बाद बारी आती है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का मतलब ऐसी एक्टिविटी से होता है, उस क्वालिटी से होता है जिसके तहत लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है लीडर के द्वारा, और लीडर जो चाहता है उनसे वो उनसे करा पाता है। इसको लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप की स्टाइल डिफरेंट टाइप की होती है। मेजर जो कैटेगरीज होती हैं उनमें अथॉरिटेटिव लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, लेसिज फेयर लीडर। तो अब बात करते हैं पहले अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल की। अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल जो होती है उसमें लीडरशिप काम करने का तरीका ऐसा अपनाता है कि वो पूरा जो शो होता है उसको खुद ही रन करता है। मतलब हर काम, हर डिसीजन वो खुद लेने की कोशिश करता है। वो ऑर्डर देता है लोगों को, और बाकियों की मैनेजमेंट में कोई से नहीं रहती है। वो केवल अपनी बात को ही आगे रखता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, केवल जो लीडर है उसके पास पूरी अथॉरिटी आ जाती है तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो जाती है। सिंगल मैन डिसीजन रहता है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बारे में उसका एक रॉन्ग बिलीफ रहता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको केवल कहा जाएगा तभी वो काम करेंगे, या उनकी बात जो है वो मानने लायक नहीं होती है, केवल लीडर की बात उनको माननी पड़ेगी। इस तरह का रॉन्ग बिलीफ उसके माइंड में हो जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऐसे केस में
अथॉरिटेटिव लीडरशिप में हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन केवल होता है, जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को केवल आदेश देता है। एडवांटेजेस ऑफ अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल के भी अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे क्विक और क्लियर डिसीजन होते हैं, उसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, जो काम होता है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज, वहां पे यह आवश्यक होता है जहां पे कम एजुकेटेड या कम ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं और केवल वो आदेश के माध्यम से ही काम कर पाएंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, इसमें लोगों में मोटिवेशन की कमी रहती है क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती है। एजिटेशन बाय एम्प्लॉइज, कभी कभी एम्प्लॉइज का एजिटेशन भी करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, इसमें पार्शियलिटी की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ये लीडरशिप स्टाइल कहता है कि डेमोक्रेसी की बात करता है। इसमें जो लीडर होता है वो कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बाद डिसीजन लेता है। डिसीजन वो स्वयं लेता है बट वो कंसल्ट करता है औरों से भी। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स क्या हैं? इसकी फीचर्स हैं कोऑपरेटिव रिलेशन, रिलेशन जो रहते हैं वो कोऑपरेटिव बने रहते हैं। एम्प्लॉइज में बिलीफ रखता है ये लीडर। ओपन कम्युनिकेशन होता है। इसके एडवांटेजेस हैं हाई मोराल, लोगों का मोराल हाई बना रहता है, मनोबल ऊंचा रहता है। मोर एफिशिएंसी इन प्रोडक्टिविटी, सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए सफिशिएंट टाइम लीडर को मिलता है। डिसएडवांटेज, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट, ये स्टाइल वहीं पे सक्सेस हो पाती है जहां पे सबऑर्डिनेट एजुकेटेड होते हैं। डिले इन डिसीजन, डिसीजंस में डिले की संभावना बनी रहती है। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स, मैनेजर्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है लेस इज फेयर और फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल, ये लीडरशिप का वो स्टाइल है जिसमें जो लीडर होता है वो पूरी तरह फ्री रखता है एम्प्लॉइज को कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो फुल फ्रीडम देता है एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने की और उसके अकॉर्डिंग काम करने की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट में पूरा फेथ होता है इसको। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट होती है, कोई लीडर की दखलंदाजी नहीं रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होती है उसका पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, अपने पास वो अथॉरिटी नहीं रखता है लीडर, लोगों को छूट देता है। सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल, इसमें जो सुपरवाइजरी या कंट्रोल होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड रहता है क्योंकि जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरी तरह से अपने राइट देता है सोचने का या स्वयं को सुपरवाइज करने का। तो सेल्फ सुपरवाइजरी यहाँ पे लोगों को रखनी पड़ती है। इसके एडवांटेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनको पता होता है कि उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ी गई है। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का लेवल हाई बना रहता है। हेल्पफुल है ये डेवलपमेंट या एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज में, एंटरप्राइज के डेवलपमेंट में और उसके बढ़ने में हेल्पफुल है। डिसएडवांटेज इसके हैं डिफिकल्टी इन कॉपरेशन, कॉपरेशन में मुश्किल होती है। लैक ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजियल पोस्ट, मैनेजियल पोस्ट की इंपोर्टेंस ही कम हो जाती है क्योंकि वो सारे डिसीजन अपने सबऑर्डिनेट पे छोड़ देता है। सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज, ये वहीं पे संभव है जहां पे जो एम्प्लॉइज हैं वो हाईली एजुकेटेड हों। नेक्स्ट कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडियाज का एक्सचेंज होता है, आइडियाज का आदान प्रदान होता है लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है सोर्स, यानी कि जहां से मैसेज जनरेट होता है, एनकोडिंग, मैसेज का एनकोड होना। चैनल यानी कि एक माध्यम तय करना, मैसेज किसके थ्रू जाएगा। रिसीवर, कौन प्राप्त करेगा मैसेज को। डीकोड, जो रिसीवर है वो उसको समझेगा। और फीडबैक, फिर उसके बाद रिसीवर ने क्या समझा, रिसीवर ये फीडबैक देगा। इस तरह ये कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस है। स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की स्टेजेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक मैसेज क्रिएट होता है, उसके बाद मैसेज को एनकोड किया जाता है। एनकोड करने का मतलब है कि हमने जो सोचा, जो मैसेज हम देना चाहते हैं उसको हम हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उसके लिए हम कोई इशारा सोचें कैसे करेंगे, उसके लिए हम कोई साइन बनाएं, कोई भी तरीका अपनाएं, वो सब एनकोडिंग कहलाता है। इसके बाद चूजिंग चैनल इन मीडियम, फिर चैनल हम लेटर से भेजेंगे, हम फोन करके भेजेंगे या मेल से भेजेंगे। ट्रांसमिट करना, फिर उसको भेज देना उस माध्यम से। उसके बाद रिसेप्शन यानी कि मैसेज का रिसीव होना रिसीवर के द्वारा, फिर रिसीवर उसको समझता है, डिकोड करना और अंडरस्टैंड करना। फिर रिसीवर ने जो समझा उसकी हिसाब से वो रिस्पोंड करता है और फीडबैक प्रोवाइड कराता है। ये पूरे के पूरे कम्युनिकेशन के स्टेजेस हैं।
नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को तब कहा जाता है जब वो ऑफिशियल चैनल के माध्यम से चलता है, यानी कि प्रॉपर चैनल से। ये जो होता है ये एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के मध्य पाया जाता है, या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के मध्य, या एम्प्लॉइज के बीच में जो सेम कैडर के एम्प्लॉइज होते हैं उनके आपस में फॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। ये ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। हालांकि जनरली ये रिकॉर्डेड होता है और ऑफिस में इसको फाइल करके रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्डर्स, मेमोज, अपील, नोटिस, सर्कुलर, एजेंडा, मिनट्स एटसेट्रा। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड वो फ्लो करता है, यानी कि या तो नीचे से ऊपर की तरफ मैसेज जाता है या ऊपर के अधिकारियों से नीचे की तरफ मैसेज आता है कर्मचारियों की तरफ। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो एक सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होता है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट होता है वो अपने ऑफिसर को अपने कोई मैसेज भेजता है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, यानी कि जो ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन देता है, आदेश देता है या निर्देश देता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये वो कम्युनिकेशन होता है जो डिविजनल मैनेजर एक डिविजनल मैनेजर से दूसरे डिविजनल मैनेजर के पास जाता है। जैसे एक परचेज मैनेजर है और परचेज मैनेजर अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। तो इस तरह जो डिपार्टमेंटल हेड यानी कि सेम लेवल की जो पोजीशंस होती हैं उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होते हैं उनके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? सबसे पहला सिंगल चेन। सिंगल चेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये कम्युनिकेशन फ्लो करता है फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू ए सिंगल चेन। एक सिंगल चेन के माध्यम से ये एक सुपरवाइजर से उसके सबऑर्डिनेट तक पहुंचता है। इस तरह एक सिंगल चेन के तरीके में ये चलता है। नेक्स्ट है व्हील कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन व्हील कम्युनिकेशन होता है, हो सकता है। व्हील कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जब एक जो हेड होता है, जो बॉस होता है सुपीरियर, वो एक तरह से बीच में रहता है धुरी की तरह, और बाकी जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं उनमें आपस में जो डिस्कशन होगा वो इसके माध्यम से ही होता है, यानी कि ये इसके पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे। सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली, केवल इसके माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन एक सर्किल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हर पर्सन जो होता है वो कम्युनिकेट करता है अपने एडजॉइनिंग टू पर्सन्स को केवल। जैसे इसको आप सर्किल मान सकते हो, इसका शेप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेट करेगा वो इससे करेगा या इससे करेगा, ऐसे ये जो करेगा ये इससे करेगा या इससे करेगा, ये जो करेगा इससे करेगा ये इससे करेगा। अपने जो एडजॉइनिंग होते हैं उनसे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन तब किसी कम्युनिकेशन को कहा जाता है जब जितने भी पर्सन हैं वो सब कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ फ्रीली, कोई चेन नहीं होती है प्रॉपर, यानी कि ये किसी से बात कर सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, कोई भी किसी से बात कर सकता है। इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन का ऐसा टाइप होता है कम्युनिकेशन में जब एक जो ऑफिसर रहता है, जो हेड रहता है, बॉस रहता है, वो अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है और उसका जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है, और जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं वो या तो इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या डायरेक्ट अपने सब जो हेड है, अपना जो बॉस है उसके बॉस से सीधे भी बात कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड वी की एक शेप बन जाती है, यानी कि ये इनसे सीधे भी बात कर सकता है, इसके माध्यम से भी बात कर सकता है। ऐसे ये अपनी बात सीधे भी पहुंचा सकते हैं और इसके माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो चलता है विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चैनल। कोई फॉर्मल चैनल नहीं अपनाता है, ये कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है इसको आमतौर पे ग्रेप वाइन बोला जाता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। ऐसे कम्युनिकेशन में र्यूमर्स के फैलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसका कोई प्रॉपर फ्लो रहता नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो तेजी से फैलता है और इसके डिस्टॉर्ट होने का भी खतरा रहता है, यानी कि जो इसमें मैसेज है वो बदल भी सकता है,
जो एक चीज का अर्थ है वो उसका गलत अर्थ भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बात अपने आप जुड़ती चली जाती है जैसे ही ये लोगों के माध्यम से गुजरता रहता है। इसका कोई ऑफिशियल या प्रॉपर चैनल नहीं रहता है। एक बार एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो फिर उसका अब ये पता नहीं चलेगा वो इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से कहाँ पहुंच रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो लीड्स टू रूमर्स विच आर नॉट ट्रू। इसमें रूमर्स की संभावना भी बनी रहती है क्योंकि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। टाइप ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क। अब ग्रेप वाइन नेटवर्क किस टाइप के हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये भी, ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है कि जो एक इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर सीक्वेंस में जाए ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ पे ये क्लियर बात है कि ये ऑफिशियल पर्पज से नहीं है, बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि वो ऑफिशियल सीक्वेंस में चल जाए तो सिंगल स्ट्रैंड कहा जाएगा। गॉसिप नेटवर्क हो सकता है, गॉसिप नेटवर्क हो सकता है। ऐसे गॉसिप नेटवर्क यानी कि ऐसे केस में जो पर्सन होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं ऑल अदर पर्सन ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे। नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी नेटवर्क हो सकता है। इसमें इंडिविजुअल कम्युनिकेट करते हैं रेंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी को छोड़ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है। क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क ऐसा बनता है जिसमें इंडिविजुअल्स के अपने ग्रुप बन जाते हैं, जैसे एक ग्रुप इधर बन जाए, एक ग्रुप इधर बन जाए, तो ये क्लस्टर में इंफॉर्मेशन चल सकती है। नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छा, बट अगर अच्छा ना हो, इफेक्टिव ना हो, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसका कारण बनती हैं, जो बाधाएं हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मार्ग में। तो सेमेंटिक बैरियर हो सकते हैं। सेमेंटिक यानी कि भाषा संबंधी। सेमेंटिक बैरियर्स में आते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अगर किसी मैसेज को ठीक से एक्सप्रेस ना किया जाए। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मीनिंग, दो अर्थों वाले सिंबल यूज करना। फॉल्टी ट्रांसलेशन करना, गलत ट्रांसलेट कर लेना। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, ऐसे एजम्पशंस क्रिएट करना अपने माइंड में जिनको क्लियर ना किया जाए। एक्सेस यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड, जरूरत से ज्यादा हो जाए। बॉडी लैंग्वेज गलत हो जाना या जेस्चर डिकोडिंग गलत हो जाना। इसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं प्री मैच्योर एवेल्यूशन करना, यानी कि समय से पहले एवेल्यूशन करने की कोशिश करना, किसी बात को समझने की कोशिश करना। लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन ना होना। पुअर रिटेंशन होना, यानी कि बात सुनी और ज्यादा देर तक याद नहीं रहती है तो इसको पुअर रिटेंशन कहा जाता है। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं होना, यानी कि बिलीव नहीं होना अपने ऑफिसर्स में या अपने सबॉर्डिनेट में। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर होते हैं जब जो एक पर्सन से रिलेट करते हैं केवल। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होना। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, यानी कि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होना कि वो कम्युनिकेट करे। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, प्रॉपर इंसेंटिव का अभाव होना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस एम्प्लॉय का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। इसके बाद है हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। अब ये जो बाधाएं हैं इनको कैसे ओवरकम किया जाए, इन पे कैसे काबू पाया जाए। सबसे पहले क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने से पहले आइडिया को क्लियर करना चाहिए। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। रिसीवर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट किया जाए। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करने से पहले दूसरों से कंसल्ट भी किया जाए। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में सावधानी बरती जाए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। ऐसी चीज कन्वे की जाए जो लिसनर को हेल्प करें और उसके लिए वैल्यूएबल हों। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। प्रॉपर फीडबैक भी आवश्यक होता है। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फॉलो अप करना चाहिए। और बी ए गुड लिसनर, और एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए अच्छा लिसनर भी होना जरूरी होता है। तो ये था आज का डिस्कशन। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।